की जो हमारी क्लास रहेगी बीई VAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी का रहेगा। ठीक है, इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा। देखो, इसकी आज इस चैप्टर की मैं आपको दूसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कल क्लास पढ़ाई थी, उसका वीडियो आप चैनल पर जाकर के जरूर देख सकते हैं। बाकी आज मैं उसके आगे से शुरू करने वाला हूँ। इसमें जो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और खास तौर से आप लोग अपनी बुक में मार्किंग कर लीजिए या इसको निशान जरूर लगा लेना, ठीक है? ताकि आपको पता रहे क्या-क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल वाली जो क्लास थी वहां पर 2.4 यानी कोसी स्तर का जो है यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। कोसी स्तर तक के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने कल वाली क्लास में बताया था। इसी इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना हर साल रहती है। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप ही होता है और आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद अगला, इसको भी मैंने आपको बता दिया था। अब हमें देखना आहार श्रृंखला देखनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आहार श्रृंखला क्या है? तो ये आहार श्रृंखला यानी देखिएगा, यहाँ से आहार श्रृंखला के प्रकार क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्किंग कर लीजिएगा। आहार श्रृंखला जो है इसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, आहार श्रृंखला के प्रकार देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्या है, चराई आहार श्रृंखला। ठीक है, देखिएगा, इस प्रकार की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शकभक्षी होते हैं। देखो भाई, कहने का मतलब है चराई आहार श्रृंखला यानी इसमें जो पहला पक्ष यानी जो होता है वह शकभक्षी होते हैं। शकभक्षी का मतलब होता है कि जो पादप और पादपों के भागों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बताऊं, जो चराई आहार श्रृंखला होती है उसमें एक खासियत होती है कि ये शकभक्षी से शुरू होती है। जैसे अगर आप देखोगे भाई, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। इसका मतलब क्या है, चराई आहार श्रृंखला की जो स्टार्टिंग होगी वह किसी स्वपोषी से होगी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भाई घास क्या है, घास तो अपना भोजन स्वयं बनाती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यानी सूर्य से बनाती है ना। तो यानी जो चराई आहार श्रृंखला होती है, इसमें क्या बोला जाता है कि इस प्रकार की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो पादप या पादपों का उपभोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, यह आहार श्रृंखला हरे पादप से आरंभ होती है। यानी जो चराई आहार श्रृंखला होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है हरे पौधों से शुरू होती है। इस प्रकार की आहार श्रृंखला का उदाहरण नीचे दिया गया है। देखो, जैसे कहने का मतलब है कि जो चराई आहार श्रृंखला होती है, इसकी खासियत क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि यह हरे पौधों से यानी ऐसे चीजों से शुरू होती है जो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं बनाने की उनमें चीज होती है, उसी को हम लगाते हैं चराई आहार श्रृंखला। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रास हॉपर घास खाता है, मेढक इसको खाता है, सर्प मेढक को खाता है, चील सर्प को खाता है। जैसे यहाँ पर बता रखा है ना कि भाई घास टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को चील खाएगी। यानी घास क्या है, अगर आप देखेंगे तो हरे पादपों से शुरू हो रही है और एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यह मांस भक्षी तक जाती है। ठीक है, यहां तक ये जाती है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, अपर्दन डिस्ट्रिस आहार श्रृंखला क्या होती है। देखिएगा, यहां पर भी मार्किंग कर लेना, ये भी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से भी क्वेश्चन बनता है और यहां से आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो, इस प्रकार की जो आहार श्रृंखला होती है, जंतु और पादप कायकों में मृत कार्बनिक या अपक्षयी और उपचयी अपशिष्ट पदार्थों यानी अपर्दन करते हैं से आरंभ होती है। देखो, ये जो अपर्दन आहार श्रृंखला है, इसमें ये मृत पादपों से शुरू होती है। जैसे अगर बताऊं, जैसे यहाँ पर देखोगे, ये जो अपर्दन आहार श्रृंखला है, जैसे अपर्दन से शुरू हुई है, फिर प्राथमिक अपर्दन या द्वितीयक अपर्दन तक चलती है। देख रहे हो, देखो इसमें कहने की यानी इसमें इस आहार श्रृंखला में जो पहला होगा वह मृतपोषी होता है। क्या होता है भाई मेरे, वह मृतपोषी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसमें पहला क्या होगा, मृतपोषी होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो अपर्दन आहार श्रृंखला है, इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप कायकों कायों की मृत कार्बनिक या अपक्षयी और उपचयी अपशिष्ट पदार्थों से अपर्दन कहते आरंभ होती है। उसके बाद अपर्दन खाने वाले जीवों तक जाती है। यानी अपर्दन जो डिस्टिस आहार श्रृंखला होती है, अपर्दन खाने वालों तक, जीवों तक जाती है। ठीक है, इस प्रकार की आहार श्रृंखला इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, वह मृत कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म जीवों या फिर अपर्दन
खाने वाले जीवों तक जाती है। यानी जो अपर्दन आहार श्रृंखला है, यह मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है। कहां से शुरू होती भैया? यह मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे शुरू होती है और यह अपर्दन खाने वाले जीवों तक जाती है, जो कि आपकी होती है अपर्दन डिस्ट्रिक्ट जो आहार श्रृंखला होती है, ये जाती है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस बात को मेरी खास तौर से ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में जो यहां पर दे रखा आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी यानी चरण को पोषी स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बुक में मार्किंग जरूर कर लेना। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पूछ लेगा भैया आहार श्रृंखला को प्रत्येक कड़ी को क्या कहा जाता है। जैसे मल्टीपल में आना सारे क्वेश्चन, तो मल्टीपल के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को यानी चरण को क्या कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आहार श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी यानी चरण होते हैं, ठीक है, उनको पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा हमारी जो है परजीवी आहार श्रृंखला क्या है। नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी? परजीवी आहार श्रृंखला। इस प्रकार की जो आहार श्रृंखला होती है यह हरे पादपों से आरंभ होकर के परजीवियों या शकभक्षियों तक जाती है, जिनको हम परजीवी जीव खाते हैं। परजीवी जीव की बात करिए। इस प्रकार की जो आहार श्रृंखला होती है इनका अंत परजीवियों पर होता है, जो भरभक्षी के विपरीत परपोषी को मारते नहीं है। ऐसी आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया गया। देखो, जो परजीवी, परजीवी मतलब समझते हो, जो जानवर दूसरे जानवरों पर डिपेंड है भोजन के लिए, यानी स्वयं वो भोजन बनाते नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया परजीवी। यानी जिनकी दूसरों पर क्या रहती है? उत्तरजीविता रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत क्या रहती है कि यह कह सकते हो कि यह परजीवियों से शुरू होती है और एक प्रकार से कह सकते हो कि यह परपोषी या मृत तक चलती है। जैसे यहाँ पर जैसे जबरा है, फिर सुतकृम है, सुतकृष है, ठीक है, और फिर मृतपोषी जीवाणु है, यहाँ तक जाती ना। अरे तीनों आहार श्रृंखला जो आपको दे रखी है, एक चीज बता दूं, चाहे आपकी चराई आहार श्रृंखला है या कि अपर्दन डिस्ट्रिक्ट आहार श्रृंखला है, और तीसरा जो हमारी है परजीवी आहार श्रृंखला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती ही रहती हैं, यहाँ से आ सकता है। तो अगला देखेगा पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, यानी उसके काम को बताना। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका काम किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से चलता है। ठीक है, क्या है पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, इसने पूछ रखा कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो क्या कार्य करता है। देखो यहाँ पर भी एक देखो दे रखा है, सभी आहार श्रृंखला एवं आहार जाल स्वपोषी से आरंभ होकर के परपोषी पर अंत होते हैं। यानी जो भी आहार श्रृंखला होती है वह सभी भैया स्वपोषी से आहार श्रृंखला शुरू होती है और परपोषियों पर अंत होती यानी खत्म हो जाती है। इस बात को याद रखना, जितनी भी आहार श्रृंखलाएं होती हैं वह सभी स्वपोषी से शुरू होती हैं और परपोषी जो होते हैं उन पर जाकर के क्या क्या होती है, वह समाप्त होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा जो कोई भी आहार श्रृंखला होगी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अभी देखेगा पोषक चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखेगा हमको जो पढ़ना रहेगा, ये गैसीय चक्र क्या होता है और औषधि चक्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि गैसीय चक्र और औषधि चक्र। तो देखिएगा गैसीय चक्र किसे कहते हैं? जिनमें भंडारण स्थल वायुमंडल या जलमंडल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? गैसीय चक्र हम लोग किसे कहते हैं? जिनमें भंडारण स्थल या वायुमंडल अथवा जलमंडल होता है। ठीक है, उसको गैसीय चक्र बोलते हैं। औषधि चक्र किसको बोलते हैं? उसको बोला जाता है जिनमें भंडारण स्थल भूपर्पट होता है, उनको हम बोलते हैं औषधि चक्र। अगला हमारा रहेगा, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन रहेगा इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा गैसीय चक्र क्या है। गैसीय चक्र में सबसे पहले हमें जल चक्र को पढ़ना है। क्या पढ़ना? गैसीय चक्र में हमको क्या पढ़ना? जल चक्र क्या है। देखिएगा यहां से क्वेश्चन आता है 100% आएगा। आप देखिएगा जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। क्या भाई? जो जल होता है वह जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं उनमें से एक होता है। औसतन किसी जीव का दोहन देह भार का लगभग 70% जल होता है। अब देखो यहां से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है, यानी किसी जीव का देह भार का लगभग 70% भाग क्या होता है? जल होता है। इस बात को याद रखना है, ये पता यहीं से मल्टीपल बनता है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र की रचना और कार्यों का निर्धारण करता है। अन्य सभी तत्वों का चक्रण जल भार पर निर्भर होता है क्योंकि यह विभिन्न चरणों के उनके
परिवहन का साधन प्रदान करते हैं और जीवों द्वारा उनके अंतर्ग्रहण के लिए विलायक माध्यम का भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, जल पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को घेरे है। यहाँ पर मल्टीपल में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ना कि भाई जल जो है पृथ्वी की औसत कितने भाग को घेरे हुए है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो जो जल है वह लगभग 70% भाग को घेरे हुए है। इस बुक में कई बार गलती भी होती है, इनकी मिसप्रिंट भी होती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे 70% बताता है, ये तालों, नदियों और महासागरों में पाया जाता है। सिर्फ महासागर में ही पृथ्वी की उपस्थिति कुल जल का 97% भाग निहित है। और यहाँ से फिर मल्टीपल में एक बार क्वेश्चन आया था, शेष में से अधिकांश ध्रुवीय हिम या ग्लेशियर है। देखो, 1% से भी कम जल नदियों, तालों या जलभरों यानी मीठे जल के रूप में उपलब्ध है। क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आ गया था कितना परसेंट पानी मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, तो यहाँ पर बोलता ना कि 1% से भी कम पानी जो कम का एक परसेंट से भी कम जो जल है वह नदियों, तालों और जलभारों के में मीठे के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ से एक नंबर का एक बार क्वेश्चन बन गया था कि 1% से यानी 1% जो पानी है वह सिर्फ मीठे पानी के लिए, यानी सिर्फ भैया मेरे 1% पानी है जिसको हम पी सकते हैं, मीठा पानी यानी जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी तो खारा पानी, जिसमें नमकीन पानी से आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है, समुद्री जल जिसको आप लोग कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, बाकी तो इसमें मुझे लगता नहीं कहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। देखो, जैसे बोलता है यह चक्र सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, जिसमें परस्पर ऊर्जा का लगभग 1/3 ऊर्जा भाग लगभग 10 × 10 × 20 जल ग्राम जैसे आगे ना, जल ग्राम का लगभग 0.4% होता है। यह चक्रण अवयव के रूप में होता है। यह हर समय चक्र घूमता है। पृथ्वी का शेष जल जैसे ही आपस में उसमें शीतल भंडारण ग्लेशियर और हिम के रूप में बद्ध है। तो यहाँ से भी कई बार जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं और बन सकते हैं। अगला हमारा जो रहेगा, कार्बन चक्र क्या होता है। तो कार्बन चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना। देखेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल का एक अल्प घटक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में अगर आप देखेंगे जो कार्बन होता है वह वायुमंडल में अगर आप देखेंगे तो एक अल्प घटक है, यानी कम होता है। यद्यपि यह एक अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बनिक पदार्थों को कोयले और तेल से लेकर के ठीक है, डीएनए यानी डीएनए अम्ल स्थिर रखता है। कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन फिर बन गया। ये क्या बोल रहा है कि क्या करें भाई मेरे, कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट उत्पादन के लिए अनिवार्य है। क्या करें भाई, कार्बन के जरा बिना कह सकते हैं कि जो मानव जीवन है वह संभव ही नहीं है, क्योंकि जो कार्बन है, क्योंकि ये पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। पादप इस प्रक्रिया के लिए अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में उपभोग करते हैं, और इसी प्रकार से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निमुक्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन सभी जीवों की निर्माण की इकाई है। भाई, कार्बन के बिना किसी भी कोई भी जीव बन नहीं सकता है। सभी जीवों के लिए कह सकते हैं कि जो कार्बन है उनके निर्माण की प्राथमिक इकाई है, क्योंकि प्रोटीन का घटक जो जीवन की निर्माण इकाई होते हैं, लिपिडों का भी सभी पादपों और जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली को बनाते हैं। यानी जो कार्बन होते हैं वह प्लाज्मा झिल्ली और प्रोटीन के घटक और इनका क्या बनाते हैं। कार्बन महासागर, वायु और यहाँ तक कि चट्टानों का भी भाग है। भैया, कार्बन जो तो महासागरों में भी पाया जाता है, वायु हवा में भी पाया जाता है, चट्टानों में भी पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का एक गतिक स्थल है। क्या है, क्योंकि यह पृथ्वी का एक गतिक स्थल है, अतः कार्बन में स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर गतिशीलता रहती है। कार्बन में क्या रहती है, अतः कार्बन में निरंतरता नहीं बल्कि गतिशीलता रहती है। ठीक है, कार्बन चक्र में कार्बन या तो कार्बनिक या कार्बनिक रूप में होता है। देखो भाई, जो कार्बन चक्र होता है उसमें कार्बन जो होता है या तो कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में उपस्थित होता है। अधिकांश अकार्बनिक कार्बन देखो क्या बोलता है, अधिकांश अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं
इसको भी रीड करके जरूर जाना है। यहां से आ सकता है कार्बन, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पर बोला गया है भूमंडलीय कार्बन चक्र क्या होता है। भूमंडलीय कार्बन चक्र अभी तक तो आया नहीं है, अगर मैं खास तौर से बात करूं तो इसको रहने दीजिए। नाइट्रोजन चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको करके जाना ही पड़ेगा भाई। नाइट्रोजन चक्र क्या देखिएगा, नाइट्रोजन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्या बोलता है कि नाइट्रोजन जो है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेगा ना कि नाइट्रोजन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो बताना पड़ेगा कि प्रोटीन का जो है नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। सभी सजीवों के ऊतकों के निर्माण की इकाई है। जितने भी सजीव होते हैं उनके निर्माण में, उनके ऊतकों के निर्माण में नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना उनका निर्माण नहीं हो सकता है। यह सभी प्रोटीनों का भारानुसार 16% भाग बनाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की अंततः आपूर्ति है, लेकिन इसका तात्विक प्रकार को अधिकांश सजीवों द्वारा सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोजन का यौगीकरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो नाइट्रोजन होता है उसके यौगीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह पादपों द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले अल्मीनिया या नाइट्रोटेट और नाइट्रो में परिवर्तित होते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगीकरण का 3 है, यानी अगर आप देखेंगे कि भाई मेरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन है यौगीकरण की 3 विभिन्न तरीके से होता है, ठीक है। किस किस से होता है, जैसे कुछ मृत जीव जैसे जीवाणु, नीर हरित शैवाल, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम लाख बात करें, जैसे यहाँ पर बता रखा है, जैसे आप नाइट्रोजन किसी भी समय किसी समय भिन्न खंडों या पुलों में बंध रहती है, जैसे वायुमंडल है, मृदा है, जल है, सभी जीवों में बार बार होने वाली गर्जना वायुमंडल और गैसीय नाइट्रोजन में अनीमिया और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, और फिर वर्षण द्वारा पृथ्वी की सतह पर, फिर मृदा में, पादपों में इसका उपयोग तक पहुंचती है। किसके बारे में बता रहा है, ये नाइट्रोजन चक्र के बारे में कहा जा रहा है, नाइट्रोजन के बारे में। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पर दे रखा ना, ज्वालामुखी नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण स्रोत क्या, तो ज्वालामुखी होता है वह भी नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सदियों में नाइट्रोजन निस्तारण होता रहता है, ठीक। इस मंडल में नाइट्रोजन भरने सहयोग करता है, इससे नाइट्रोजन भंडारण में हम लोगों को सहयोग मिलता है कि अगर आप नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर इसको बता रहा कि आप इसको भंडारण भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या भैया, अवसादी चक्र क्या होता है। क्या पूछा इसने, अवसादी चक्र जो होता है उसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ देखो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम अवसादी चक्र के माध्यम से परिसंचालित होते हैं। क्या बोला है कि जो फास्फोरस है, जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ये अवसादी जो चक्र होता है इसके माध्यम से परिसंचालित होते हैं, यानी इसके माध्यम से चलते हैं। संचालित मतलब चलाए जाते हैं। सल्फर जो होता है, अगला जैसे इसने बोला है, ठीक है, अगला जैसे बताता कि अगर आप देखेंगे सल्फर कुछ हद तक मध्यवर्ती होते हैं। सल्फर जो होता अगर आप देखेंगे कुछ हद तक मध्यवर्ती होते हैं, क्योंकि इनके दो यौगिक हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड सामान्य रूप से अवसादी चक्र में गैसीय घटक मिलते हैं। अवसादी चक्र में सम्मिलित तत्व जो होता है वो वायुमंडल से होकर के चक्रण नहीं करता। क्या बोल रहा है कि जो अवसादी चक्र होता है यह वायुमंडल से होकर के चक्रण नहीं करते हैं, लेकिन प्रवाह के मूल पैटर्न को अपर्दन, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया और समुद्री पक्षियों के द्वारा जैविक परिवहन को अपनाता है। सल्फर वायु चक्रवायु या जल या भूपर्पट के बीच संबद्धता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसका संक्षिप्त में हमें आगे विवरण भी दिया गया, जैसे आप देखेंगे सल्फर चक्र को लेकर के, जैसे आगे देखेंगे तो यहाँ पर किसको लेकर के कह रखा है कि सल्फर चक्र के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि भाई सल्फर चक्र, ठीक है। तो काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं बताऊं बहुत ज्यादा डीप में चैप्टर है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो काफी बातें हैं। अब सल्फर चक्र क्या होता है, ठीक है, जैसे सल्फर चक्र को लेकर के आप इसको रीड करें। सल्फर चक्र से आप बताओ, अभी तक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर ये बना रखा है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर जो फोटो बना रखी है, यहाँ पर जो इमेज बना रखी है, ये फोटो आपके लिए हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस फोटो को आप जरूर देख करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो है, ठीक है। ये फोटो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आ सकता है या इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे आने की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पारिस्थितिक अनुक्रम को लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जितने मल्टीपल जा रहे हैं ना, ये एक देखो रे, ये जो भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इनको भी मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा।
ये जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे ना, एक एक नंबर वाले, सही का चयन कीजिए या सही गलत बताइए, इनको मैं कल पढ़ाऊंगा। पारिस्थितिक अनुक्रम में हमको पढ़ना प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपसे क्या पूछेगा कि भैया प्राथमिक अनुक्रम, और दूसरा जो आपसे पूछेगा एग्जाम में द्वितीयक अनुक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो है संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है, या क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो हम लोग अब देखेंगे प्राथमिक अनुक्रम क्या होता है और द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है। देखिएगा, प्राथमिक अनुक्रम तब आरंभ होता है जब कोई नया क्षेत्र जिसमें पहले से कोई पारिस्थितिक समुदाय नहीं होता है, जो पादपों जंतुओं का समूहन हो जाता है, या भूस्खलन या लावा के कारण नव उद्भादित शैवाल सतहों पर हो सकता है। अतः प्राथमिक अनुक्रम वह होता है जहां पहले से कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं। करें भैया, प्राथमिक अनुक्रम वही होता है जहां पर पहले से कोई भी नया समुदाय नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि शैलीय दृश्यांकन में बने डेल्टा, ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप या लावा प्रवाह के स्थान है, जैसे डेल्टा है, लावा है या ज्वालामुखी है, ये प्राथमिक अनुक्रम है। यानी प्राथमिक अनुक्रम वहां होता है जहां पर किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, प्राथमिक अनुक्रम के विकास को दर्शाने के लिए उदाहरण के रूप में एक मॉडल के तौर पर अनुव्रत शैवाल पर प्रवेश या उपनिवेश है, ठीक है। देखिएगा, प्राथमिक अनुक्रम पहले लाइकेनो के प्रवेश से आरंभ होता है, जैसे पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बोला प्राथमिक अनुक्रम जो है लाइकेनो के प्रवेश से आरंभ होता है। अनवरत शैवालों पर यह वहां समूहन कर सकते हैं। यहाँ लाइकेन एक बार प्रकीर्णन के विभिन्न तरीकों से प्रवेश करते हैं। लाइकेन अनावृत शैवालों पर अपने दृढ़ तथा जल की तलाश में कैविकीय घटकों द्वारा क्षय कर लेते हैं और पहला समुदाय बनाता है, जिसे अक्सर बहुत उपयोगी रूप से अग्रणी समुदाय कहा जाता है। जैसे आपसे कई बार पूछ लेगा, भाई अग्रणी समुदाय किसे कहा जाता है, अग्रणी समुदाय कौन से होते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण करते हैं। अब देखो, जैसे पूछ लिया लाइकेन करता क्या है, भाई मेरे क्या करते हैं, जो लाइकेन होता है मृदा निर्माण करते हैं तथा निर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे यह शैवाल की तरह क्षय होते हैं। जैसे जैसे कार्बनिक उत्पाद बालू के कणों जैसे सूक्ष्म दरारों में संचित होने लगते हैं, ठीक है। मोस एक अपेक्षाकृत बड़े पादपों जैसे घासों को भी स्वयं स्थापित करने का अवसर मिलता है। देखो, यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जैसे बोला कि बोलता कि प्राथमिक अनुक्रम में सबसे पहले लाइकेन प्रवेश करता है, और लाइकेन क्या करते हैं, मृदा निर्माण करते हैं, निर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो धीरे धीरे शैल सतह को क्षय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो मैं निशान लगाता, जो बता रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। यहाँ पे देख लेना, जैसे चट्टान, लाइकेन, मोस, घास, छोटी झाड़ी, ऊंची झाड़ी, झाड़ी नुमा वृक्ष, निम्न वृक्ष, ऊंचे वृक्ष। भैया ऐसे शुरू होता है, सबसे पहले ऊंचे वृक्ष आएगा, फिर निम्न वृक्ष, फिर झाड़ी नुमा वृक्ष, फिर ऊंची झाड़ी, फिर छोटी झाड़ी, फिर घास, फिर क्या रहेगी, फिर लाइकेन, और फिर चट्टान रहेगी। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हमारा रहेगा द्वितीयक अनुक्रम क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखेगा। द्वितीयक अनुक्रम तब आरंभ होता है जब किसी समुदाय द्वारा उद्वेलित होता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक नया समुदाय क्षेत्र में प्रवेश। यानी द्वितीयक अनुक्रम कहने का मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक उद्वेलित हो जाता है, यानी जब कोई नए समुदाय में कोई प्रवेश करता है, उसको हम द्वितीयक अनुक्रम बोलते हैं। देखिएगा, जैसे द्वितीयक अनुक्रम की बात करता है, द्वितीयक अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से अधिक सामान्य, क्या बोलता है, जो भाई मेरे जो द्वितीयक अनुक्रम है वह प्राथमिक अनुक्रम से अधिक सामान्य होता है। यह अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे द्वितीयक अनुक्रम जो है, जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल जो डिजास्टर है, जैसे आग लगना, बाढ़ आने पर, आंधी तूफान के साथ मानवीय हस्तक्षेप जैसे पेड़ों और कटाइयों और के कारण होते हैं। अब जैसे यहाँ पूछता है, द्वितीयक अनुक्रम में मूल विशेषताएं प्राथमिक अनुक्रम के समान ही होती हैं, लेकिन क्रम अवस्थाएं अधिक तेजी से बदलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मृदा पहले से बन चुकी होती है और उपलब्ध होती है। द्वितीयक अनुक्रम तब होता है जब पूरी तरह से
व्यापक रूप से वनस्पति विहीन हो जाती है और उस पर जीवित जीवों का प्रभाव पहले होता रहता है और उसमें कार्बनिक घटक होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जैसे बीज है, बीजाणु है, पादपों का प्रवर्धन होता है, ठीक है? इसको लेकर के बता रहा है, द्वितीयक अनुक्रम को लेकर के। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरे प्राथमिक अनुक्रम और यहाँ पर ये जो फोटो बना है, फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है। जैसे ऊँची वृक्ष, फिर निम्न वृक्ष, फिर झाड़ी नुमा वृक्ष, फिर ऊँची झाड़ी, फिर छोटी झाड़ी, फिर घास, फिर लाइकेन, फिर चट्टान, इस प्रकार से शुरू होता है, ठीक है? यानी ये प्राथमिक अनुक्रम है, ठीक है? इसके नीचे फिर आपको यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रम हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीयक अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक अनुक्रम से और द्वितीयक अनुक्रम से और यहाँ पर जो बोध प्रश्न दे रखे हैं, इनको मैं कल ज़रूर करवाऊँगा। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 1 का, दोनों का मैं बोध प्रश्न करवा दूँगा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। कल ये जो बोध प्रश्न पूछ रखे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपका क्या आ गया, सारांश आ गया है, ठीक है? और सारांश को भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार इग्नू वाले क्या करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ से कुछ-कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ दे रखा, मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो आप लोग ना अगर इनको भी रीड करेंगे, अगर आप लोग इनको पढ़ेंगे या रीड करेंगे, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल, जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इनको रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है? अगर आपके पास बुक है, तो बुक में जो-जो मैं मार्किंग करता रहता हूँ या जहाँ-जहाँ निशान लगाता रहता हूँ, आप लोग उसको मार्किंग या निशान ज़रूर लगा लो भाई मेरे। रीज़न क्या है? क्योंकि वही-वही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये कहीं से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बना देता है, ठीक है? तो ये सारा इम्पोर्टेंट है और जैसे अंत में कुछ प्रश्न है, सारी चीजें मैं आपको हम लोग जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दे रखा है आपकी आहार श्रृंखला में निम्न प्रत्येक का 2 नाम लिखे। जैसे उत्पादक आहार श्रृंखला के 2 बताओ, उपभोक्ता के बताओ, शाक-भक्षी के बताओ, मांस-भक्षी के, ठीक है? अपघटक के, स्वपोषी, परपोषी के, भक्ष-पक्षी के 2-2 एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है? अब जैसे सही और गलत का निशान, उत्पादक जैसे जैसे डिस्ट्रिस आहार अपर्दन श्रृंखला आरंभ होती है, तो आपको पता नहीं चाहिए कहाँ से होती है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आता है। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का जो बोध प्रश्न है या यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक्स में, अंत में जो कुछ प्रश्न है या जो बोध प्रश्न है, इनको भी मैं कल जरूर करवाऊंगा। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो बोध प्रश्न होगा, उनकी क्लास कल जरूर होगी और कल का जो टाइमिंग रहेगा लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है? आइएगा जरूर। और बाकी जो वीडियो है, वीडियो आपको हमारे चैनल पर सारे मिल जाएंगे। इसका पहला वीडियो मैंने एक पहले ही बना रखा है, आधी किताब मैंने पहले ही पढ़ा रखी थी और उसको भी, आधी को भी आप लोग जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी क्लास हमेशा चलती रहेगी जब तक इसका एग्जाम। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इसकी आपको क्लास लगभग मैं 20-22 मई तक पढ़ा जरूर दूंगा। लगातार डेली रहेगी, एवरीवन रहेगी, कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। ना तो होली है, ना तो दिवाली है, ना कुछ भी, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं होती भाई। मैं एक बात बता दूं, संडे सैटरडे कुछ नहीं होता मेरे लिए, ठीक है? मैं डेली, मेरा एक ही काम है पढ़ाने का और मैं रोज ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? इसलिए डेली चलेगी, कोई संडे वनडे मेरे लिए कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? होली का दिन होगा उस दिन भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है? इतना समझ लीजिए, ठीक है? कोई यानी मेरे लिए कोई तीज त्योहार कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है? सिर्फ मेरा काम ही महत्व रखता है। तो मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, डेली क्लास रहेगी और